नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों का डेयर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर वीडियो बनाया हुआ था, जिससे मतलब कि आपको लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मैंने उसमें समावेश किया हुआ है। दोस्तों, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। उन्हीं वीडियो से कुछ टॉपिक्स बनाकर मैंने और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 साल 3 साल पर रिपीटेशन होते रहते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी भरपूर तैयारी हो सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अपना नाम रोशन कर सके, अपना भविष्य बनाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, जिनसे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा ऑब्जेक्टिव कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और उस समय का शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जी हाँ दोस्तों, और उस समय उसका शासक था लुईस 16वां। लुईस 16वां। दोस्तों, प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, तो आप लोग आंसर देंगे। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक लुईस 16वां था। वह किस वंश का था? तो वह दोस्तों बुर्गो राजवंश का शासक था। लुईस 16वां बुर्गो राजवंश का शासक था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। ये बुक में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? दोस्तों, मैन ऑफ डेस्टिनी जो है उसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। दोस्तों, नेपोलियन को वैसे तो नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट है। यहाँ पर मैं केवल नेपोलियन लिख रहा हूँ क्योंकि आगे का मेरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है नेपोलियन का पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों, अगला सवाल है, नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी? दोस्तों, नेपोलियन संहिता नाम से पता चल रहा है नेपोलियन संहिता, यानी कि इसको जरूर नेपोलियन ने लागू किया हुआ। दोस्तों, इसको कब लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। दोस्तों, फ्रांस में लागू किया गया था। फ्रांस में लागू करने के बाद नेपोलियन इसे अपने आसपास के राज्यों में भी लागू किया। समान न्याय, समान आधिकारिक व्यवस्था, समान शुल्क और समान मापदंड की व्यवस्था इसके तहत लागू की गई थी। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2014 और 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2 साल का इसमें गैप है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल का गैप है, कभी कभी 3 साल का भी गैप हो जाता है। इस दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? राइन राज्य संघ में कितने राज्य थे? 39 राज्य थे। तो इसकी स्थापना की थी नेपोलियन ने। कहां पर की थी? जर्मनी में की थी। जर्मनी राइन राज्य संघ को एक और नाम दिया जाता है, जर्मन महासंघ भी कहा जाता है। यह 39 राज्यों का एक महासंघ था, जिसके तहत मतलब इसने तो उसको स्थापित किया था जर्मनी राज्य संघ को, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये जो है जर्मनी के एकीकरण की पहली नींव है। जर्मनी के एकीकरण की पहली नींव को स्थापित किया था नेपोलियन ने राइन राज्य संघ के स्थापना के द्वारा। दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? ऊपर मैंने बताया था कि इसका क्वेश्चन अक्सर आता है कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। थोड़ा दोस्तों मेरा राइटिंग गलत है, लेकिन आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, नेपोलियन के पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले भी लिखवाया हुआ था, दोनों क्वेश्चन को। नेपोलियन का पूरा नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और अधिक से अधिक इसका फायदा उठाते रहिए। दोस्तों, अगला सवाल है, नेपोलियन ने इटली में कौन कौन से गणराज्य की स्थापना की? जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल आता है कि इटली में नेपोलियन ने कौन कौन से गणराज्य की स्थापना की थी, या फिर उनके नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपेडेंट गणराज्य था,
तो सवाल आ जाता है कि ट्रांसपेरेंट गणराज्य की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको मिस ना करें, लिख सकें। और दूसरा जो गणराज्य था उसका नाम था सिसेलपाइन गणराज्य, सिसेलपाइन। गणराज्य इन दो गणराज्यों का स्थापित किया था नेपोलियन ने इटली में इन दोनों का स्थापित किया था, और जर्मनी में राइनसन की स्थापना करके नेपोलियन ने दोनों के एकीकरण की नींव को स्थापित किया था। इस क्वेश्चन को आप कभी न भूलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा बहुत ही ध्यान से, भूलने ना पाए। दोस्तों अगला सवाल है फ्रांस का राष्ट्र ज्ञान क्या है। दोस्तों वैसे भी जैसे कि करेंट अफेयर्स दिया गया, जीके के तहत दिया था, कॉम्पिटिशन में पूछता है, कंपटीशन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी, स्टेट्स एग्जाम्स, पीसीएस इत्यादि एग्जामों में पूछा जाता है। फ्रांस का राष्ट्र गान क्या है दोस्तों? तो फ्रांस का जो राष्ट्र गान है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस राष्ट्र गान को गाकर लोग फ्रांसीसी क्रांति में सम्मिलित हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मार्सिल। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मार्सिल। अगला हमारा सवाल है हंगरी की भाषा क्या थी। जी हाँ दोस्तों, हंगरी की भाषा क्या थी? तो दोस्तों हंगरी में आधे से अधिक राज्यों में मैग्यार भाषा बोली जाती थी। पिछले अक्सर एग्जाम में आता है कि हमेशा 2012-10 इत्यादि एग्जामों में आया हुआ है कि हंगरी की भाषा क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो हंगरी की भाषा जो है मैग्यार है और हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। अगला सवाल है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था और बेल्जियम में इसकी शायद संधि हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था और हंगरी की जो भाषा है मैग्यार है। अगला हमारा सवाल है हम लोगों का, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था और इसका शासन काल क्या था? दोस्तों ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह मेटरनिक था और इसका शासनकाल 1815 से 1848 तक माना जाता है, जिसे मेटरनिक युग या मेटरनिक काल भी कहा जाता है। 1815 से 1848 तक इस ईस्वी को मेटरनिक युग या मेटरनिक काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा सवाल है हंगरी की राजधानी कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने बताया था ऊपर हंगरी की भाषा के साथ बताया होता कि हंगरी की राजधानी कहाँ पर है। तो हंगरी की राजधानी जो है वो है बुडापेस्ट में। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2016 में। क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? बुडापेस्ट में। और हंगरी की भाषा क्या है? तो मैग्यार है। दोस्तों अगला सवाल है जालवे राइन क्या है? दोस्तों जालवे राइन जो है प्रशा के द्वारा स्थापित किया जाता है, एक प्रकार का ये शुल्क संघ। शुल्क मतलब हो गया जैसे कि हम लोग टैक्स चुकाते हैं ना, उसी प्रकार का ये एक शुल्क संघ। इसके द्वारा प्रशा ने सभी व्यक्तियों को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का कोशिश किया था, राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करने की कोशिश की थी। चाहे जैसे भी हो दोस्तों पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे, वैसे ही प्रशा ने लोगों को एकजुट करने के लिए शुल्क संघ की स्थापना की थी, जिसे जालवे राइन कहा जाता है। दोस्तों अगला है जब फ्रांस, हमारा अगला सवाल है जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है, यह किसका कथन है? यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, कथन से भी क्वेश्चन आते रहते हैं रिलेटेड इस क्वेश्चन। ये जो कथन है जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है, किसका कथन है? इस कथन को कहा था मेटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, इसका शासनकाल 1815 से 1848 ईस्वी तक का है। और इसका सवाल पहला सवाल था, कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। और इसका एक और कथन है कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। इस कथन के द्वारा या फिर इस नीति के द्वारा समझिए इसने पूरे क्या कहता है, पूरे इटली पर शासन किया था, पूरे लगभग पूरे यूरोप पर इसने शासन किया था। इसी नीति के द्वारा शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो,
ये कथन किसका है दोस्तों, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि अभी भी मैंने बताया, लेकिन आप इसे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आगे का वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप 15 नंबर, आगे भी हम लोग जारी रहेंगे अभी क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, इटली का पैगंबर किसे कहते हैं दोस्तों, इसे इटली का मसीहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इटली का पैगंबर या इटली का मसीहा हम लोग मेजनी को कहते हैं, क्योंकि इसने अब इतने सारे प्रयास किए थे इटली के एकीकरण में। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कैसे इसने यंग यूरोप, यंग इटली, फ्रेंड्स ऑफ इटली इत्यादि नामक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करके इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला हमारा है क्वेश्चन कि फ्रेंड्स ऑफ इटली जो है, फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ इटली की जो स्थापना है मेजनी ही ने की थी। इन दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली, इन सभी क्रांतिकारी गठनों दलों की स्थापना मेजनी ने की थी। हमारा अगला सवाल है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। दोस्तों लाल कुर्ती का जो गठन है इसको गैरीबोल्डी ने गठन किया था, क्योंकि इसको जो सेना थी सब लाल रंग के वस्त्र पहनते थे, इसलिए उसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसे आप कमेंट में दीजिए, उसका आंसर हम जरूर से जरूर देने का कोशिश करेंगे, या फिर उस पर हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।